हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 40। मोंटी और रुचिका को माला के होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वे दोनों अपना लंच एंजॉय करने लगे। ये देखकर माला जल भुन गई। उसने खाने की प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक दी। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग उसे देखने लगे। मोंटी और रुचिका भी उसके बिहेव पर हैरान थे। माला गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी। रेस्टोरेंट का मैनेजर वहां आया और माला से कहा, मैम, ये क्या है? आप यहाँ इस तरह पेश नहीं आ सकती। मुझे मत सिखाओ मुझे कैसे बिहेव करना है, माला ने गुस्से से मैनेजर को घूरते हुए कहा। मैम, आपकी वजह से बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज यहाँ से जाइए, मैनेजर ने शालीनता से कहा, जबकि गुस्सा उसे भी आ रहा था। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी ऐसे बकवास रेस्टोरेंट में रुकना मैं पसंद नहीं करती। तुम्हारा जो भी बिल हो मुझे दो, माला ने पैसों का रूप छाड़ते हुए कहा। अगर ये रेस्टोरेंट इतना ही बकवास है तो लोग यहाँ आते ही क्यों हैं? दूसरों का क्वालिटी टाइम बर्बाद करने या फिर इग्नोर होने, रुचिका ने कहा। यू जस्ट शट अप, ये सब तुम्हारी वजह से। मुझे तुम्हारे मुंह लगना ही नहीं है, माला ने खींचते हुए कहा। मैंने इनवाइट भी नहीं किया है, तुम्हें ही शौक है दूसरों की जिंदगी में घुसने का, रुचिका ने थोड़ा कठोरता से कहा। ओह रियली? पर तुम्हें देखकर तो लगता है तुम मोटी की जिंदगी में बस खुद को फिट करने की कोशिश कर रही हो, जबकि तुम खुद फिट नहीं हो। कभी शीशे में देखा है खुद को? तुम किसी भी एंगल से मोंटी के लायक तो बिल्कुल नहीं लगती। मोंटी, सच में तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब है, बदलो इसे, माला ने मोंटी पर निशाना साधते हुए कहा। मोंटी, जो कि अब तक माला को लेकर चुप था, इस बार उसकी बात सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और कहा, इनफ इज इनफ माला, रुचिका मेरी वाइफ है, कोई राह चलती नहीं जो तुम इसके बारे में कुछ भी बकवास किए जा रही हो। रुचिका फिट है या नहीं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा रिलेशनशिप बहुत फिट है जिसमें तुम जानबूझकर घुसना चाहती हो। बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। अब तक मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता था, लेकिन अब तुम मेरी नजरों में गिरती जा रही हो। एक औरत होकर दूसरी औरत के लिए ऐसी बात करने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? कैसी इंसान हो तुम? मैं शादीशुदा हूं और ये मेरी वाइफ है, रुचिका मानव शर्मा, और ये मेरे लिए काफी है। माला ने सुना तो उसका खून जल उठा, लेकिन रुचिका का दिल खुशी से खिल उठा। सबके सामने मोंटी उसके लिए ये सब कह रहा था। रुचिका तो मन ही मन फूले नहीं समाई। माला फटी आंखों से मोंटी को देखती रही और फिर कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे ठुकरा कर तुम खुश रह पाओगे? इस शहर में कोई तुम्हें नौकरी नहीं देगा। बड़ी बड़ी कंपनियां मेरे डैड के एक इशारे पर उठाकर तुम्हें कंपनी से बाहर फेंक देगी। मैं तुम दोनों का जीना हराम कर दूंगी, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दूंगी, और फिर तुम मुझे चाहने लगोगे। तुम मेरे पास आओगे, मुझसे माफी मांगोगे और मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे पास दो चॉइस है मोंटी, या तो मुझे अपना लो या फिर बैठकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखो। रुचिका ने जब ये सुना तो उसे माला पर बहुत गुस्सा आया। उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और उसमें भरा पानी माला के मुंह पर फेंक कर कहा, इससे शायद तुम्हारी आंखें खुल जाए और तुम ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ। यू बिच, माला ने गुस्से में जैसे ही कहा, मोंटी चिल्लाया। माला! मोंटी, माला ने बेचारगी से कहा, अपना मुंह बंद रखो। मैं सोच भी नहीं सकता तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। तुम एक अच्छे घर की, एक बड़ी कंपनी की कामयाब विमेन हो, और ऐसी घटिया बातें। क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि तुम एक शादीशुदा आदमी में फर्क में नजर नहीं आ रहा? मोंटी ने दुख और परेशानी भरे स्वर में कहा। प्यार स्टैंडर्ड नहीं दिखता है मोंटी। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें इस रुचिका से भी ज्यादा खुश रखूंगी, माला ने मोंटी के पास आकर उसकी शर्ट की कॉलर पकड़कर कहा। बिहेव योरसेल्फ माला, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। मैंने अभी क्या कहा? मैंने कहा मैं शादीशुदा हूं और मेरे लिए मेरी वाइफ काफी है। तुम्हारी नजर में रुचि फिट हो या ना हो, लेकिन ये मेरे लिए परफेक्ट है। मोंटी ने माला के हाथों को पकड़कर अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहा। रुचिका को तो बस ये देखकर खुद पर नाज हो रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने मोंटी के मुंह से ऐसा कुछ नहीं सुना था। माला ने सुना तो उसका दिल टूट गया। उसे लगा मोंटी उसकी खूबसूरती और पैसे के दम पर पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा मोंटी ने सबके सामने उसे रिजेक्ट कर दिया।
गुस्से और दुख से भरी माला खामोशी से मोंटी को देखने लगी। मैम, बहुत हो चुका, प्लीज यहां से जाइए। मैनेजर ने एक बार फिर माला से कहा तो माला ने मैनेजर का हाथ झटक दिया और मोंटी से कहा, तुम बहुत पछताओगी मोंटी। रुचिका, लेट्स गो। मोंटी ने रुचिका का हाथ थामकर वहां से निकलते हुए कहा। माला बस उन दोनों को वहां से जाते हुए देखते रही। जाते जाते रुचिका ने पलटकर माला को देखा और मोंटी की बाह थामकर हल्का सा मुस्कुरा दी। पार्किंग में आकर मोंटी ने अपनी बाइक निकाली और रुचिका चुपचाप उसके पीछे आ बैठी। दोनों वापस घर जाने के लिए निकल गए। माला की वजह से मोंटी का लंच और मूड दोनों खराब हो चुके थे। मोंटी को माला पर बहुत गुस्सा आ रहा था। माला से हुई पहली मुलाकात से लेकर अब तक की हर मुलाकात उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। मोंटी माला की बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन आज उसने मोंटी के सामने अपना असली रंग दिखा ही दिया। चलते चलते मोंटी ने बाइक दूसरी ओर मोड़ दी तो रुचिका ने कहा, मोंटी घर तो उस तरफ है, इधर कहाँ? हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं माला की रिपोर्ट करने। मोंटी ने कहा। व्हाट? बाइक रोको मोंटी, बाइक रोको। रुचिका ने हैरानी से कहा तो मोंटी ने बाइक एक साइड रोक दी। रुचिका नीचे उतरी और मोंटी के सामने आकर कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी सी बात के लिए तुम पुलिस स्टेशन जाओगे? वो माला एक साइको है, तुम उसकी बात को इतना सीरियस मत लो। नहीं रुचि, उसकी बातों से लग रहा है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी और उसकी वजह से मैं तुम्हें किसी प्रॉब्लम में डालना नहीं चाहता। मोंटी ने रुचिका के गाल को अपने हाथ से छूकर कहा। हाँ, तुम उसकी फुद्दू सी धमकी से डर गए मोंटी, तुम भूल गए तुम्हारी वाइफ कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये देखो। कहते हुए रुचिका ने अपना बाजू थपथपाते हुए मोंटी को दिखाया और फिर आगे कहा, अगर मैंने तबीयत से उसे एक घूसा मार दिया तो वो 4 दिन तक पानी नहीं मांगेगी। तुम खामखा उससे डर रहे हो मोंटी। वो बस हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहती है। जब तक हम दोनों नहीं चाहेंगे कोई हमारे बीच नहीं आ सकता। लेकिन वो माला, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। उसकी वजह से मुझे कंपनी से रिजाइन देना पड़ा और उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी भी की। मोंटी ने बच्चों की तरह गुस्सा होते हुए कहा, मेरे कपकेक, तुम कितने प्यारे हो। उसने जो कहा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर आज तुमने जो कहा वो सुनकर सच में खुद पर प्राउड फील हुआ। आई लव यू फॉरएवर। रुचिका ने वही सड़क पर मोंटी के गले लगते हुए कहा। अरे रुचि, क्या कर रही हो? हम सब हमें देख रहे हैं यार। मोंटी ने थोड़ा असहज होते हुए कहा। तो देखने दो, मैं अपने हस्बैंड को हक कर रही हूँ। किसी को प्रॉब्लम है तो वो अपनी आंखें बंद कर ले। रुचिका ने मोंटी को थोड़ा और टाइट हक करते हुए कहा। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। सार्थक की मम्मी और शीतल के बीच हुए झगड़े में सार्थक फंस गया। अगर वह शीतल को समझाए तो अपनी माँ की साइड ले रहा है और अगर मिसेस शर्मा को समझाए तो वह हुआ चोरू का गुलाम। सार्थक ने दोनों से बात की लेकिन दोनों ही कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। सार्थक बाहर हॉल में चला आया और सोफे पर बैठकर सोच में डूब गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहली बार उसके घर में ऐसी सिचुएशन देखी थी, वरना तो उसकी मम्मी और शीतल हमेशा एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते रहती थी। अंधेरा होने लगा था लेकिन ना शीतल अपने कमरे से बाहर आई ना ही मिसेस शर्मा। ऑफिस के काम की थकान थी कि सार्थक की वहीं ऑफिस से आने के बाद सोफे पर आग लग गई। मिस्टर शर्मा घर आए, उन्होंने अंधेरा देखा तो थोड़ा हैरान हुए और फिर हॉल की लाइट जलाते हुए कहा, सार्थक की मम्मी कहाँ हो? आज घर में इतना अंधेरा क्यों है? मिसेस शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उनकी आवाज सुनकर सार्थक की नींद जरूर टूट गई और उसने उठकर बैठते हुए कहा, अरे पापा, आप आ गए? हाँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही और ना ही शीतल। दोनों कहीं गई हैं क्या? और तुम ये सोफे पर क्यों सो रहे हो? शर्मा जी ने अपना बैग टेबल पर रखते हुए सवालों की छड़ी लगा दी। वो ऑफिस से आया था तो थोड़ा थक गया था, फिर यहीं आंख लग गई। मम्मी और शीतल यहीं है, अपने कमरों में है, मैं बुलाता हूँ, आप बैठिए ना, सार्थक ने कहा और फिर शीतल को आवाज दी। शीतल, शीतल, पापा घर आ गए हैं, उनके लिए चाय बना दो। सार्थक की आवाज शीतल के कानों में पड़ी या नहीं, लेकिन उसका कोई जवाब वापस नहीं आया। घर का माहौल शांत देखकर शर्मा जी को थोड़ा अचंभा हुआ, पर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि माजरा क्या है। इसलिए उन्होंने कहा, सार्थक सुनो बेटा, मुझे अभी चाय नहीं पीनी, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, फिर सीधा रात का खाना ही खाएंगे। ठीक है पापा।
सार्थक ने कहा तो शर्मा जी वहां से चले गए। सार्थक अपने कमरे में आया, देखा शीतल बैठकर आराम से टीवी देख रही है तो सार्थक ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, शीतल ये सब क्या है? मम्मी का गुस्सा तुम पापा पर क्यों निकाल रही हो? तुम बाहर क्यों नहीं आई? अगर तुम गलत को सही साबित करने की कोशिश करोगे तो ऐसा ही होगा सार्थक। मेरी कोई गलती नहीं है। मम्मी जी ने आकर मुझसे फालतू बहस की और उल्टा सीधा कहा। मैं सोसाइटी की उन सो कॉल्ड आंटियों से माफी नहीं मांगूंगी। शीतल अभी भी सार्थक की बातों से गुस्सा थी। शीतल वो मेरी मम्मी है, वो हम दोनों से बड़ी है यार, वो कुछ गलत क्यों कहेगी? अगर कुछ कहा भी तो भूल जाओ ना। सार्थक ने शीतल को समझाते हुए कहा। ऐसा है तो फिर एक काम करो, आज रात उन्हीं के हाथ से बना खाना खाओ। वो माँ है, मैं तो कुछ लगती नहीं हूं, शीतल ने कहा और वहां से चली गई। सार्थक मुंह लटकाकर वहीं बैठ गया। जो सार्थक के साथ हुआ वही उसके पापा के साथ हुआ। उन्होंने भी मिसेस शर्मा को समझाना चाहा तो मिसेस शर्मा ने उन्हें कमरे से बाहर का रास्ता दिखा दिया। रात हो चुकी थी, इसलिए सार्थक और मिस्टर शर्मा साथ साथ कमरे से बाहर निकले और किचन की तरफ बढ़ गए, क्योंकि आज रात का खाना उन्हें ही बनाना था। रात के खाने के बाद दोनों किचन में काम करने लगे। चंडीगढ़। रात के खाने के बाद सौंदर्या जी ने नैना के मम्मी पापा के लिए बढ़िया कमरा तैयार करवा दिया, जहां वे लोग बिना किसी परेशानी के आराम कर सके। अभी अपने कमरे में था और सूटकेस में कुछ ढूंढ रहा था। सबसे नीचे ही नीचे उसे वो स्कॉच की बोतल मिली जो उसने गोवा में खरीदी थी। अभी ने उसे एक पेपर में लपेटा और नीचे चला आया। नैना उस वक्त बाथरूम में थी और अभी विपिन जी के कमरे के सामने आया। दरवाजा खुला था, शायद विपिन जी और आराधना जी भी अभी सोए नहीं थे। अभी ने दरवाजा खटखटाया और कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे अभी बेटा, कैसी बातें कर रहे हो बेटा जी, आपको भला पूछने की जरूरत है? आओ अंदर आओ। बिस्तर पर बैठे विपिन जी ने उठकर दरवाजे की तरफ आते हुए कहा। अभी अंदर चला आया। उसके हाथ में कुछ सामान देखकर आराधना ने कहा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो ये मैं पापा के लिए लेकर आया था। अभी ने सामान विपिन जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आराधना ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, मैं जरा किचन से पानी ले आती हूँ, आप लोग बैठिए बातें कीजिए, मैं ले आता हूँ। अभी ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी, वैसे भी मुझे तुम्हारी मम्मी से थोड़ी बातें करनी है, उसके बाद पता नहीं फिर कब आना हो, तब तक दामाद ससुर जी एक दूसरे से बातें कीजिए। आराधना ने मुस्कुराकर कहा। आराधना के जाने के बाद विपिन जी ने कागज हटाकर जैसे स्कॉच की बोतल देखी, उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। उन्होंने एक बार अभी को देखा और फिर दोबारा बोतल को देखा। उन्हें अभी से ऐसे किसी तोहफे की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। वे अभी से कुछ कहते इससे पहले ही अभी बोल पड़ा, ये गोवा की सबसे बेस्ट स्कॉच है, मैंने स्पेशली आपके लिए खरीदा था, सोचा आपको पसंद आएगी, ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन आपको सूट करेगी। वैसे मैंने अपने दोस्तों के साथ एक आध बार ड्रिंक की है, पर आप चाहेंगे तो मैं आपको भी कंपनी दे सकता हूँ। बेटा जी, आपसे किसने कहा मैं ये पीता हूँ? विपिन जी ने सहजता से पूछा। एक बार नैना ने मुझे बताया था कि आपको स्कॉच बहुत पसंद है। गोवा में मैंने जब ये देखी तो सोचा क्यों ना मैं ये आपको गिफ्ट करूं। अभी ने मासूमियत से कहा। बेटा जी, नैना अपने स्कॉच के आगे बटर लगाना भूल गई शायद। मुझे स्कॉच नहीं बटर स्कॉच शेक पसंद है, लेकिन नैना उसे कभी शेक नहीं कहती, वो हमेशा स्कॉच ही कहती है। आपको शायद गलतफहमी हुई है, मैं कभी कभार सिगरेट जरूर पी लेता हूँ, लेकिन ये सब नहीं, विपिन जी ने बड़े प्यार से कहा। अभी ने जैसे ही सुना उसका दिल किया सामने कोई गहरा खड्डा हो और वो उसमें कूद जाए। कहाँ वो विपिन जी के सामने इंप्रेशन जमाना चाहता था और कहाँ नैना की वजह से एक बार फिर उसका पोपट हो गया। अभी मन ही मन नैना को पूरी बात ना बताने के लिए कोसने लगा। विपिन जी से नजरें मिलाने की अभी में हिम्मत नहीं हो रही थी, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, साथ ही उसे अपना कच्चा छिट्टा भी खोल दिया। अभी को असहज देखकर विपिन जी ने उसके कंधों पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, नैना के साथ रहकर आप भी उसके साथ वैसे ही हो गए हैं। आई एम सॉरी पापा, अभी ने धीमी आवाज में कहा। अरे जोगे बेटा जी, कभी कभी हो जाता है। अब आराधना जी ये सब देखें, इससे पहले इसे गायब करना होगा, वरना बटर लगाकर आपकी और मेरी जो खातिरदारी होगी उससे ना तो नैना हमें बचा सकती है ना ही कोई और। विपिन जी ने हंसते हुए कहा और अभी भी मुस्कुरा उठा।
तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 40। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।